नमस्कार साथियों, पेपरलेस स्टडी के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ये हमारी इस कोर्स की पहली वीडियो है और मैं चाहता हूं कि पहली वीडियो में आपको हम एक ओवरव्यू दे दें कि हम अपने पूरे कोर्स में क्या-क्या पढ़ने वाले हैं। तो ये वीडियो जो है वो एक ओवरव्यू वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको क्या बताने वाला हूं, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम कौन-कौन से टॉपिक सामान्य हिंदी के अंदर पढ़ेंगे और उन टॉपिक में हम क्या-क्या पढ़ेंगे और किस प्रकार से उन चीज़ों को हम जानेंगे जिससे हम अपना एग्जाम में स्कोर को बूस्ट कर सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन को और पेपरलेस स्टडी को आप कंटिन्यू फॉलो करते रहिए। पेपरलेस स्टडी देश और प्रदेश का सबसे विश्वसनीय प्लेटफॉर्म है और आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन को। आपका जो पूरा का पूरा ये कोर्स है मैंने इस प्रकार से डिजाइन किया हुआ है कि आपको पूरा कंप्लीट इन डेप्थ नॉलेज मिल जाएगी। हर एक टॉपिक को हम यहाँ पर डिटेल में पढ़ने वाले हैं। कोई भी टॉपिक रहेगा, चाहे वह संधि हो, समास हो, रस, छंद, अलंकार, भाषा, वर्णमाला, वर्तनी, शब्द भेद, काव्य, कोई भी टॉपिक हो आपका, सभी के सभी टॉपिक आपके इन डेप्थ नॉलेज आपको मिलेंगे। और जब आप डिटेल में किसी चीज को पढ़ते हैं तो आप उसका आंसर अच्छे तरीके से लगाना सीख जाते हैं। और चूंकि हम यहाँ पर प्रैक्टिस भी करेंगे, क्विजेस भी आपको मिलेंगी, टेस्ट भी आपको मिलेंगे, तो सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। तो डेप्थ नॉलेज के लिए आप इस कोर्स के साथ कंटिन्यू बने रहिए और अपने नोट्स प्रॉपर बनाते रहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं और हिंदी व्याकरण का आपका पूरा कोर्स इस कोर्स में आपका इस टॉपिक के बाद, इस क्लास के बाद आपका पूरा कोर्स कवर हो जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं, ये जो क्लास आपको मिलने वाली है, ये जो कोर्स आपका होने वाला है, ये पूरा डिटेल क्लास रहेगा। इसमें आपका कोई भी एमसीक्यूज क्लास नहीं होगी, सारी की सारी क्लासेस डिटेल क्लासेस होगी। इसमें आपका पूरा कोर्स कवर हो जाएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी व्याकरण या हम कहें कि सामान्य हिंदी या जनरल हिंदी पूछी जाती है, उसके लिए ये कोर्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा सभी एग्जाम्स के लिए, जो भी वनडे एग्जाम्स होते हैं। साथ में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, चाहे वो किसी भी एग्जाम के हो, सेंट्रल लेवल का कोई एग्जाम हो, स्टेट लेवल का कोई एग्जाम हो, मध्य प्रदेश का हो, राजस्थान का हो, हम सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको बताते जाएंगे बीच बीच में, जिससे आपको एक अनुमान लग जाएगा कि भाई एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं। साथ में आपको नोट्स भी बनाते जाना है। हमारी तरफ से भी आपको नोट्स और पीडीएफ उपलब्ध करवाई जाएंगी, लेकिन आप अपने स्वयं के हस्तलिखित अपने हाथों से लिखे नोट्स बनाएं, जिससे आपको कभी भी जो है रिवीजन करने में थोड़ी सी आसानी हो जाती है। हमें खुद की नोट्स अच्छे तरीके से समझ में आ जाते हैं, तो नोट्स जरूर बनाएं। दूसरा, आपको ट्रिक्स भी यहाँ पर मिलेंगी। हर एक चैप्टर में अलग अलग प्रकार की मैं आपको ट्रिक्स दूंगा, जिनके माध्यम से क्लास में ही वो चीजों को आप याद कर पाएंगे। जो मैं आपको बताऊंगा सारी चीजें आपको क्लास में ही याद हो जाएंगी और आपको इतना विश्वास मैं दिलाता हूं कि आपको कोई डाउट नहीं आएगा। और अगर आपको डाउट आता है तो एप्लीकेशन में एक चैट नाम से ऑप्शन है, आप चैट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप मुझसे अपना डाउट पूछ सकते हैं कभी भी। साथ ही में आपको प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज और क्विजेस मिलने वाली है। ये कोर्स प्रस्तुत कर रहा हूं मैं, मेरा नाम है शिवम नीखरा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। टारगेट ऑडियंस आपको मैं बता चुका हूं कि एक दिवसीय परीक्षा जो भी वनडे एग्जाम है, उनके लिए पूरे इंडिया की सभी परीक्षाओं के लिए ये कोर्स डिजाइन किया जा रहा है। मेरे बारे में भी आप सभी जान लीजिए। शुरुआत आज हम कर रहे हैं कोर्स की, तो सबसे पहले अपने ट्यूटर के बारे में जान लीजिए, जो आपको पढ़ा रहा है उसके बारे में जान जरूर लीजिए। मेरा नाम जो है शिवम नीखरा है और मुझे 4 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। साथ ही में मैं फाउंडर हूँ पेपरलेस स्टडी का और एक्स एजुकेटर हूँ अनअकैडमी एप्लीकेशन का। अनअकैडमी इंडिया का सबसे बड़ा लर्निंग प्लेटफॉर्म है, उस पर मैं पढ़ा चुका हूँ। साथ ही में वर्तमान में मैं राजस्व विभाग रेवेन्यू डिपार्टमेंट मध्य प्रदेश में पदस्थ भी हूँ। इस कोर्स में हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं, उन टॉपिक्स पर हम चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि वो टॉपिक आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि आपका सामान्य हिंदी का कोई भी टॉपिक रह नहीं जाए। हम पूरे के पूरे कोर्स, पूरी का पूरा सामान्य हिंदी आपका कंप्लीट करवाएंगे। सबसे पहला टॉपिक हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं हिंदी वर्णमाला और वर्ण विच्छेद। हिंदी वर्णमाला में काफी सारी चीजें आती हैं, काफी सारे छोटे छोटे से टॉपिक्स आपसे पूछे जाते हैं। हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, डीप तरीके से पढ़ेंगे
वर्णमाला में आपको स्वर, व्यंजन, स्वरों का वर्गीकरण, व्यंजनों का वर्गीकरण, इसके अलावा वर्ण क्या होते हैं, अक्षर क्या होता है, शब्द क्या है, पद क्या होता है, पदबंध क्या होता है, इन सभी चीजों के बारे में हम चर्चा करते जाएंगे। यहां पर होता क्या है, वर्णमाला में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि कंठ व्यंजन कौन सा है, या अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है, महाप्राण व्यंजन कौन सा है। इनको याद करने में थोड़ा सा छात्रों को क्या होती है, कठिनाई होती है। लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको एक ट्रिक के माध्यम से सारे के सारे व्यंजन, सारे के सारे स्वर, कौन सा अल्प प्राण है, कौन सा महाप्राण है, कौन सा कंठ है, दंत है, उष्ठ है, दंतुष्ट है, कंठुष्ट है, सारे आपको याद करा दें। तो आप इसकी बिल्कुल चिंता ना करें। फिर हम जब हमारा वर्णमाला टॉपिक कवर हो जाएगा, फिर हम पढ़ेंगे वर्ण विच्छेद। पहले के एग्जाम्स में वर्ण विच्छेद उतना नहीं आता था, लेकिन अभी अगर आप देखेंगे तो कई सारे एग्जाम्स में आपको वर्ण विच्छेद मिलता है देखने को। बहुत ही इजी टॉपिक है। इसके हम कुछ रूल्स पढ़ेंगे। उन रूल्स को पढ़ने के बाद आपका वर्ण विच्छेद एकदम क्लियर हो जाएगा। वर्ण विच्छेद में क्या करते हैं, हम वर्णों को अलग अलग करके लिख देते हैं, लेकिन उनके क्या होते हैं, रूल्स होते हैं। विथाउट रूल्स आप सरल से किसी शब्द को तो तोड़ दोगे, वर्णों का विच्छेद कर दोगे, लेकिन कोई कठिन शब्द आ जाएगा, उसमें आपको समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसलिए वर्ण विच्छेद के रूल्स आपको पता होने चाहिए। जैसे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, जैसे मैंने लिखा राम। राम आप बिल्कुल इजीली तोड़ सकते हो, जैसे रा प्लस आ प्लस मा, हलंत के साथ प्लस आ। तो इस प्रकार से आप राम को वर्ण विच्छेद आपने ये कर दिया। लेकिन अगर मैं यहीं पर आपको कुछ और ऐसा दे दूं स्वास्थ्य करके, तो ये थोड़ा सा बड़ा हो जाए, या फिर मैं आपको श्रृंगार दे दूं, या फिर कर्तव्य दे दूं, या फिर थोड़ा सा ऐसा दे दूं थोड़ा सा हल्का सा ट्रिकी हो, उसके लिए बिल्कुल आपको रूल्स की जरूरत पड़ेगी। तो हम ये रूल्स भी यहाँ पर सीखेंगे वर्ण विच्छेद वाले। फिर हम पढ़ने वाले हैं हिंदी भाषा का विकास। हिंदी भाषा के विकास में इन डेप्थ आपको हर एक चीज के बारे में डिटेल में बताया जाएगा। मैं कुछ चीजें आपको पर्सनली बता दूंगा क्लास में, कि भाई आपको लिखना क्या है, पढ़ना क्या है, समझना क्या है। हर एक चीज को हम लिख नहीं सकते, हमें हर एक चीज को याद नहीं करना है, हमें हर चीज को समझना है। एक बार हमने अपने दिमाग में अगर उस चीज को फिट करा लिया ना, तो हमें कभी भी कोई दिक्कत नहीं होती है। बस हमें थोड़ा सा रिवीजन की जरूरत होती है, जिससे वो चीजें रिकॉल हो जाती है। क्लियर है। हिंदी भाषा का विकास हम दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। जैसे कि आप समझ रहे हैं, हिंदी की भाषा का विकास, हिंदी बनी कैसे, भाषा का विकास कैसे हुआ। मैं ये बोल रहा हूं क्या है, मेरी भाषा है, तो उसी प्रकार से हिंदी भाषा बनी कैसे, उस पर हम चर्चा करेंगे। क्योंकि आप सभी जानते हैं हिंदी संस्कृत से बनी है, तो संस्कृत से एकदम से थोड़ी बन गई। संस्कृत से बनने में थोड़ा सा टाइम लगा है। टाइम कैसे लगा है, संस्कृत से पाली बनी, प्राकृत बनी, अपभ्रंश बनी, अभट्ट बनी, फिर हिंदी बनी। तो एक क्रम है इसका, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अभट्ट, हिंदी। वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। बस मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू बता रहा हूँ कि हम किस टॉपिक में क्या क्या पढ़ेंगे और कैसे पढ़ेंगे। तो ये हम पूरा हिंदी का विकास पढ़ेंगे। इसके अलावा हम बोलियां पढ़ेंगे पूरे। अगर देखा जाए तो हमारे मध्य प्रदेश में भी कई सारी बोलियां हैं, राजस्थान की बोलियां हैं, उत्तर प्रदेश में बोलियां हैं, हरियाणवी बोली है, जो है बंगाल की बोली है, असमिया है, उड़िया है। इस प्रकार से काफी सारी बोलियां आपको देखने को मिलती है। जो है बुंदेलखंडी है, बघेली है, मालवी है, निमाड़ी है। ये सारी बोलियां हैं, बोलियों के बारे में चर्चा करेंगे। किस बोली को क्या विशेषता होती है बोलियों की, उन पर भी हम चर्चा करेंगे। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। बोली के बाद हम पढ़ेंगे विभाषा है। विभाषा को हम जानेंगे कि विभाषा क्या होता है, मातृभाषा क्या है, राजभाषा क्या होती है, राष्ट्रभाषा क्या होती है, संपर्क भाषा क्या होती है, अंतरराष्ट्रीय भाषा क्या होती है, देशी भाषा क्या होती है। संपर्क भाषा के अलावा आपको यहाँ पर लिपि भी पढ़ने को मिलेंगी। साथ ही में आपको हिंदी के प्रचार प्रसार से संबंधित कुछ समितियों के बारे में भी ज्ञान मिलेगा। विश्व हिंदी सम्मेलन क्या होता है, विश्व हिंदी सम्मेलन कब किया गया, ऐसे प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। इन पर हम पूरा चर्चा करने वाले हैं। इसके बाद हमारा टॉपिक आएगा तीसरा टॉपिक, जिसे हम कहेंगे संधि। और संधि बड़ा इजी टॉपिक है, और हर एग्जाम में जहां पर सामान्य हिंदी पूछी जाएगी वहां पर संधि भी पूछी जाएगी। संधि बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। मैं एक ट्रिक देता हूं संधि के लिए, कभी भी जब मैं पढ़ाता हूं तो मैं एक ट्रिक देता हूं, और संधि आपका 100% क्लियर हो जाता है। मतलब कैसी भी संधि हो, कैसी भी संधि हो, आप वो 15 मिनट का मेरा रूल फॉलो कर लेंगे ना, संधि का कभी भी कोई प्रश्न गलत होगा ही नहीं। बस आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। अब ऐसा नहीं है कि मैंने कोई जादू कर देना है आपके ऊपर, ना मैं जादू करने वाला हूं, ना आप कोई जादू करने वाले हैं। आप तो बस ये याद रखें कि संधि अगर आपने मेरे से पढ़ ली तो भाई काम हो गया। ठीक है ना। तो संधि बेसिकली आपको तीन तरीके से, हम तीन संधियों के भेद पढ़ेंगे, स्वर, व्यंजन, विसर्ग।
और इनमें हम आपको लास्ट में एक ट्रिक देंगे जिसके माध्यम से आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा संधि टॉपिक से। ठीक है, इसके बाद हमारा आएगा समास टॉपिक। समास टॉपिक में हमको समास के भेद पढ़ने हैं, समास क्या होता है, समास के भेद पढ़ने हैं, समास के बारे में इन डेप्थ नॉलेज लेंगे और समास के 6 प्रकार 6 भेद हम पढ़ने वाले हैं। और समास में हम 2 टाइप से समास को हम पढ़ेंगे और समास को बढ़िया तरीके से कवर करेंगे। समास भी एक ऐसा ही टॉपिक है जो अधिकतम एग्जाम्स में आता रहता है। समास के बारे में मैं आपको बहुत सारे लोगों के बीच में कंफ्यूजन रहता है कि सर कर्मधारय लगाएं या बहुव्रीहि लगाएं। 2 ऑप्शंस के बीच में कभी-कभी कंफ्यूजन रहता है, या फिर सर ये ऑप्शन लगाएं कि ये ऑप्शन लगाएं। तो वो कंफ्यूजन आपका मैं अपनी क्लास में क्लियर करवाऊंगा। आप कभी भी कंफ्यूज नहीं रहेंगे, आप ऑप्शन देखेंगे और ऑप्शन देखकर आंसर लगाएंगे। मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि आपको ऑप्शन एलिमिनेट कैसे करना है। जब 3 ऑप्शंस को आप एलिमिनेट कर देंगे तो चौथा ही तो आपका आंसर होगा ना, तो वो एलिमिनेट करना भी मैं आपको क्लास में ही सिखाऊंगा। साथ ही में आपको मिलेंगे, अगला टॉपिक रहेगा आपका उपसर्ग और प्रत्यय। देखिए भाई, उपसर्ग और प्रत्यय की अगर बात करते हैं तो मैं आपसे कहता हूं कि भाई आप अगर उपसर्ग अकेला पढ़ लेते हो तो प्रत्यय पढ़ने की ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन हम दोनों ही टॉपिक पढ़ेंगे। उपसर्ग और प्रत्यय में भी मैं आपको संधि के जैसे ही एक ट्रिक दूंगा जिसके माध्यम से सारे उपसर्ग और सारे प्रत्यय आपके सॉल्व हो जाएंगे। मतलब आपको सिर्फ ट्रिक मिलेगी, और पहले तो मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, डिटेल में पढ़ाने के बाद उसकी ट्रिक मिलेगी। हर एक चैप्टर में पहले डिटेल पढ़ाऊंगा, उसके बाद ट्रिक मिलेगी। होता क्या है कि कभी कभी हम डिटेल का भूल जाते हैं या कुछ भी भूल जाए, तो आपको छोटी सी जो मेरी ट्रिक रहेगी लास्ट वाली वो आपको मिल जाएगी, जिससे आप वो लगा सकते हैं अपना आंसर, तो वो गलत नहीं होगा कभी भी। फिर हमारा एक टॉपिक रहेगा जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसे हम कह रहे हैं, शॉर्ट में हमने लिख दिया है संज्ञा से अव्यय तक, या हम कह रहे हैं कि हिंदी व्याकरण यही है। हिंदी व्याकरण का जो पार्ट है वो हम यहीं पर कवर करेंगे इस टॉपिक में। कुछ टॉपिक छूट गए हों यहाँ पर लिखने में, लेकिन मैं आपको पूरा कवर करा दूंगा। इसमें आपको क्या क्या टॉपिक मिलेंगे, तो आपको संज्ञा मिलेंगी, सर्वनाम मिलेगा, विशेषण, अव्यय, काल, कारक, लिंग, वचन इत्यादि इत्यादि चीजें, निपात, सारे के सारे टॉपिक आपके यहाँ पर कवर होंगे। उन टॉपिक से कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं इन पास्ट में, कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं, किस एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है, नए तरीके से घुमाकर एग्जामिनर कैसे प्रश्न दे रहा है आपके लिए, वो भी मैं आपको इस टॉपिक में, जब इस टॉपिक को कवर करेंगे तो बताएंगे। अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे भाव पल्लवन और संक्षेपण। बहुत से लोगों ने शायद हो सकता है कि इस टॉपिक का नाम ही ना सुना हो, या फिर कभी इससे मुलाकात ना हुई हो, लेकिन हम इससे मुलाकात भी करेंगे, इसको पढ़ेंगे भी। 1 नंबर का पूछा जाता है, कोई कोई एग्जाम में आ जाता है। भाव पल्लवन का मतलब होता है किसी भी भाव को, किसी भी पंक्तियों को बढ़ा देना, किसी भी पंक्तियों को विस्तार कर देना। और संक्षेपण, जैसा कि शब्द से ही समझ में आ जाता है कि संक्षेपण मतलब छोटा कर देना। इसको पढ़ेंगे, बड़ा सिंपल टॉपिक है, 1 नंबर 2 नंबर आराम से एग्जाम में दे जाता है। और 1 घंटे का ये टॉपिक है, अच्छे तरीके से 1-2 घंटे में आप इसको कवर कर सकते हैं। इसकी प्रैक्टिस भी हम आपकी करा देंगे। इसके बाद पढ़ेंगे सबसे बढ़िया टॉपिक है वाक्य भेद, वाक्य रूपांतरण और वाक्य शुद्धि। वाक्य के भेद कितने होते हैं, कितने प्रकार के वाक्य होते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। वाक्यों का रूपांतरण की सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलू या मिश्रित वाक्य में बदलू, इस प्रकार से रूपांतरण होता है। या फिर उन्होंने कहा कि भाई जो आपके नकारात्मक वाक्य है उसको प्रश्नवाचक में बदलो, या किसी अन्य वाक्य को अन्य वाक्य में ट्रांसफर बदल देना ही रूपांतरण कहलाता है। तो वो भी हम पढ़ेंगे, और उनके नियम होते हैं बदलने के कुछ, तो वो हम सीखेंगे। फिर हम पढ़ेंगे वाक्य शुद्धि, और वाक्य शुद्धि में जैसे आपने नो एरर वाले, कोई त्रुटि नहीं, इस प्रकार से प्रश्न अंग्रेजी में भी आते हैं, सेम हम यहाँ पर हिंदी में भी पढ़ेंगे। एक टॉपिक और है वर्तनी। वर्तनी बड़ा ही इजी टॉपिक रहता है, लेकिन बहुत से छात्र इसको गलत कर देते हैं। देखिए, वर्तनी का टॉपिक हम आपको ऐसे पढ़ाएंगे कि आप जब उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ लेंगे तो आपकी वर्तनी भी मैं आपको सुधारने का प्रयास करवा दूंगा। वर्तनी गलत होती है क्योंकि हमारा उच्चारण गलत होता है। हम कभी भी किसी चीज को, किसी भी शब्द को जब गलत बोलते हैं तो उसका हम लिखित, जब हम रूप लिखते हैं, जब हम उसको अपने हाथों से लिखते हैं, अगर हम गलत बोलेंगे हम गलत लिखेंगे, अगर हम सही बोलेंगे तो हम सही लिखेंगे। यही होता है वर्तनी में। ठीक है, तो ये वर्तनी का रूप हम कैसे सुधार पाएंगे, वर्तनी का रूप हम कुछ तो हम प्रैक्टिस से सुधार पाएंगे, और कुछ हमें उसे व्यवहार में लाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे अगर हम बात करते हैं, एक शब्द आता है व्यवहारिक, हम व्यवहारिक बोलते हैं, लेकिन वो होता है व्यावहारिक। ठीक है, बोलते क्या है हम उसको, व्यवहारिक, उसमें या छोटा कर देते हैं बोलते समय, लेकिन होता क्या है व्यावहारिक।
पढ़ाया होता है। तो यहाँ पर ये छोटी-छोटी सी गलतियाँ हैं जिसे हम सिखाएँगे, समझाएँगे आपको कि किस प्रकार से गलतियों को नहीं करना है और अपने नंबर पूरे में से पूरे लाना है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, 100% मार्क्स आपके आएँगे, हिंदी में नंबर नहीं कटेगा, ठीक है? फिर पढ़ेंगे हम रस, और रस तो बहुत ही शानदार टॉपिक है। मतलब सबसे जो ज़्यादा मज़ा और सबसे ज़्यादा जो हँसी आती है, वो रस टॉपिक में ही आती है। रस एकदम शानदार टॉपिक है, जैसा कि नाम है उसका रस। रस बोले तो जूस, अंग्रेजी में जूस बोलते हैं। लेकिन इस रस में आपको हिंदी का पूरा रस, पूरा मजा, पूरा आनंद आने वाला है, ठीक है? तो रस टॉपिक को हम पढ़ेंगे, इन डेप्थ पढ़ेंगे, और हर एक रस के, चाहे चाहे वो श्रृंगार रस हो, हास्य रस हो, करुण रस हो, कोई भी रस हो, हर एक रस के कई सारे उदाहरण, कई सारे एग्जाम्पल भी पढ़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे और सीखेंगे यह कि भाई हमें पहचानना कैसे है। देखिए, मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ। एक रस के लाखों उदाहरण हैं, करोड़ों उदाहरण हैं। क्या हम सभी उदाहरण को याद कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। हम सभी उदाहरणों को याद नहीं कर सकते। एक-एक रस के लाखों हैं, तो कैसे याद कर लेंगे? नहीं कर पाएँगे। इसलिए हम क्या करेंगे कि हम वो तरीका देखेंगे कि हम रस को पहचानेंगे कैसे, कि किस पंक्ति में कौन-सा रस है। और ये पहचानना हमको सीखना आना चाहिए, और ये पहचानना अगर हमने सीख लिया, तो हमारा काम हो। ठीक है? तो वो हम पहचानना आपको क्लास में सिखा देंगे। इसके बाद हमारा टॉपिक आएगा छंद। छंद एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, और बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये सर, ये छंद वाला टॉपिक ना बहुत कठिन है। अरे राम राम! जैसे ही छंद वाला टॉपिक आता है, तो कुछ लोगों के पसीने छूट जाते हैं। तो पसीने नहीं छूटना है, छंद टॉपिक में आपको मिलेंगी भर भर के, दबा दबा के ट्रिक्स। बस उन ट्रिक्स को पकड़ना है और चलते जाना है। और ऐसे ऐसे उदाहरण मिलेंगे कि आपका जो है पेट दर्द करने लगेगा हंस हंस कर। और आप समझ जाएँगे कि जब पढ़ाई को एक मज़ा मिल जाए, पढ़ाई को एक ऐसा मिल जाए कि आनंद मिलने लगे जब पढ़ाई में, तो बताइए पढ़ाई कैसी हो जाएगी? शानदार हो जाएगी ना? तो वो पढ़ेंगे हम इस प्रकार से, रस और छंद को, साथ ही में अलंकार को भी। तो छंद की अगर बात की जाती है, छंद बहुत ही बढ़िया चीज़ है, और छंद में हम जैसे कि आपका काफ़ी सारे हैं, दोहा है, सोरठा है, उलाला है, छप्पा है, काफ़ी सारे छंद हैं। तो लगभग-लगभग हम 40 से 50 छंदों को पढ़ने वाले हैं। अब उनके उदाहरण, उनके भेद सब कुछ पढ़ेंगे, इन डेप्थ पढ़ेंगे। उनके उदाहरणों के अर्थ क्या होते हैं, वो भी हम यहाँ पर क्लास में देखेंगे। क्लास थोड़ी-सी लंबी हो जाएँगी, चलेगा, लेकिन मज़ा आना चाहिए, सीखने को पूरा मिलना चाहिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना। छंद के बाद हमारा अगला टॉपिक आएगा अलंकार। और अलंकार टॉपिक, भई अलंकार मतलब गहना, आभूषण, आप सभी जानते हैं, लेकिन हम उसको उस प्रकार से नहीं पढ़ेंगे जिस प्रकार से आपने स्कूल में या आपने और कहीं पर पढ़ा होगा। अलंकार को हम एक अलग ही रूप से, अलग ही तरीके से पढ़ने वाले हैं, और अलंकार में आपको ऐसा आनंद आने वाला है, बहुत से लोगों को डर लगता है इन टॉपिक से, छंद और अलंकार टॉपिक से, रस टॉपिक से। बहुत ये 3-4 टॉपिक ऐसे हैं जो डर लगता है कि सर पहचानेंगे कैसे ये? तो पहचानने का बस तरीका होता है। पंक्ति को पढ़ना, पंक्ति का अर्थ लेना, पंक्ति के अर्थ को समझना, उसके भाव को समझना, उसके बाद उसको पहचानना, उसमें दी हुई चीज़ों को, उसके दिए हुए अंगों को पहचान कर हम उस अलंकार, उस छंद को पहचान सकते हैं। तो वो अंग क्या होते हैं, उनकी जानकारी मैं दूँगा। पहचानना कैसे है, उनकी जानकारी मैं दूँगा। कैसे प्रश्न में एलिमिनेट करते हैं ऑप्शंस को, उनकी जानकारी भी मैं ही आपको देने वाला हूँ। तो बिल्कुल टेंशन ना लें, टेंशन फ्री रहें, आप तो बिल्कुल बस क्लास में कंटिन्यू बने रहें। तो ये टॉपिक के बाद हम कौन-सा टॉपिक पढ़ेंगे? अगला टॉपिक हमारा रहेगा काव्य। काव्य टॉपिक में हम काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ेंगे, जो भी हम काव्य हमारा होता है, सारे काव्य को पढ़ेंगे। उसमें काव्य के हम गुणों को भी पढ़ेंगे कि काव्य के कौन-कौन से गुण होते हैं, जैसे कि ओज गुण होता है, माधुर्य गुण होता है, प्रसाद गुण होता है, प्रमुख गुणों को हम पढ़ेंगे। अगला टॉपिक आएगा हमारे सरकारी कार्यालयों की पत्र। अभी तो आप विभाग में नहीं है, हो सकता है किसी विभाग में हो भी, लेकिन जब आप सरकारी विभाग में जाते हैं, तो वहाँ पर क्या चलते हैं? पत्र चलते हैं। सरकारी विभाग में क्या है? पत्र चलते हैं। एक विभाग वाला दूसरे विभाग को पत्र लिख रहा है, दूसरे विभाग से हमारे विभाग में पत्र आ रहा है, या फिर कार्यालय के अंतर्गत ही पत्र चल रहे हैं। तो इस प्रकार के पत्रों को सरकारी पत्र हम कह सकते हैं। उन सभी पत्रों को हम पढ़ेंगे, उन सभी पत्रों के हम प्रारूप पढ़ेंगे कि ये पत्र लिखे कैसे जाते हैं, इनकी क्या-क्या विशेषताएँ होती हैं, कैसे लिखते हैं, कौन लिखता है, किसको भेजा जाता है, कहाँ पर भेजने वाले का नाम होता है,
सारी चीज़ों को डिटेल में हम पढ़ेंगे, क्योंकि ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि भाई आप अगर महोदय लिखते हैं तो कौन से पत्र में किस व्यक्ति को महोदय लिखा जाएगा, कहाँ भवदीय का प्रयोग होगा, ठीक है, कहाँ पर किन शब्दों का प्रयोग होगा। तो ये सारी बातों पर चर्चा हम सरकारी कार्यालयों के पत्र के डिटेल क्लास में करने वाले हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की साहित्यिक पत्र और पत्रिकाएं। अब आपको पता है मध्य प्रदेश में काफी सारी पत्र और पत्रिकाएं प्रकाशित होती है, जिसमें सबसे ज्यादा पत्र पत्रिकाएं भोपाल से प्रकाशित होती है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर भोपाल के अलावा मध्य प्रदेश के, चाहे वह रतलाम जिला हो, खंडवा जिला हो, ग्वालियर जिला हो, जबलपुर जिला हो, या मध्य प्रदेश का कोई भी जिला हो, सभी जिलों की पत्र और पत्रिकाएं, जहां से भी जो भी पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित होती हैं, सभी पत्र पत्रिकाओं की जानकारी आपको देने वाला हूं। इन पत्र पत्रिकाओं से प्रश्न पूछे जाते हैं कि भाई कि चकमक बाल पत्रिका कहाँ से निकलती है। अब आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, आपको पता होगा तभी तो आप याद कर पाएंगे। वसुधा पत्रिका कहाँ से निकलती है, वो आपको बताना पड़ेगा। अक्षत नाम की पत्रिका कहाँ से निकलती है। तो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, पत्र पूछा जाएगा, पत्रिका पूछा जाएगा, इनको आपको ध्यान रखना है। अब इनमें कुछ प्रश्न हिस्ट्री से पूछे जाते हैं कि भाई मध्य प्रदेश का पहला समाचार पत्र कौन सा, किस भाषा में, या नई दुनिया कब से प्रकाशित हो रहा है, या बिकने वाला कौन सा सर्वाधिक है। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनके हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं क्लास के अंदर। जब मध्य प्रदेश की साहित्यिक पत्र और पत्रिकाएं जब हमारी कवर हो जाएंगी, फिर हम पढ़ेंगे गद्यांश। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बताऊं, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अरे सर गद्यांश क्या है। गद्यांश में तो वो होता है कि क्वेश्चन उसी में पढ़ लो, उसी में क्वेश्चन को जो है आंसर दे दो। नहीं, बात तो तुम्हारी सही है कि पढ़ लो और आंसर दे दो, वो तो ठीक है। लेकिन मैटर में आपको एक बताऊं, अगर आप को जैसे अगर मान के चलते हैं 5 नंबर का गद्यांश आया, और अगर आप उसमें से 4 नंबर लाए, तो समस्या में हैं आप। समझ रहे हैं? हमको ये 5 में से 5 चाहिए, इसलिए हमें पूरे नियम पता होने चाहिए, पूरी चीजों के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए कि किस प्रकार से हम इसको पढ़ें, किस प्रकार से हम इसको समझें कि हमारे फुल में से फुल नंबर आए। 5 में से 4 लाना सब कोई ले आए, थोड़ा बहुत पढ़ोगे सब आ जाएगा, लेकिन हमें 5 में से 5 चाहिए। एक एक नंबर की हमारी वैल्यू होती है। तो अगर आप समझते हैं एक नंबर की वैल्यू को, देन तो फिर आप कंटिन्यू बिल्कुल करिएगा गद्यांश की क्लास में, ठीक है। और अगर आप एक नंबर की वैल्यू नहीं समझते तो दिक्कत में है आप। देखिए, एक नंबर की वैल्यू कौन समझता है, वो भी मैं आपको यही बता देता हूँ। एक नंबर की वैल्यू वो समझता है जिसका कभी किसी एग्जाम में फाइनल सिलेक्शन पता चले 0.3 नंबर से रह गया, 0.25 नंबर से रह गया, वो एक नंबर की वैल्यू समझता है। एक नंबर बहुत होता है। आप तो ये समझ लीजिए कि हमारे पास कई सारे सेव हैं, कई सारे सेव जमीन में बिखरे हुए पड़े हैं, और हमारे पास एक बास्केट है, एक टोकरी है, और उस टोकरी में ये, जैसे कोई एग्जाम मान के चलते हैं 100 क्वेश्चन का है, तो हमको ये मान लेना है ये हमारे पास 100 सेव जमीन पर बिखरे हुए पड़े हैं। हम कितने सेव अपनी टोकरी में डाल पा रहे हैं? आप 80 सेव डाल पा रहे हैं, 85 सेव डाल पा रहे हैं, या 60 सेव डाल पा रहे हैं? अगर आप जितने सेव डाल पा रहे हैं, वो आपकी नॉलेज रहेगी, वो आपने सीखा है। अगर आप 85 सेव डाल पा रहे हैं तो आपका सिलेक्शन होने के चांस बहुत ज्यादा है, लेकिन आप 60 सेव डाल पा रहे हैं तो आप समस्या में हैं। इसलिए ये सेव है, ये नंबर क्या है, ये एक नंबर, एक एक नंबर, एक एक सेव है, और एक सेव फल को हमें टोकरी में डालने के लिए मेहनत काफी करनी पड़ती है। तो बिल्कुल तैयार हो जाइए एकदम तरीके से। गद्यांश और पद्यांश को बिल्कुल हल्के में मत लेना, क्योंकि किसी भी शत्रु को हल्के में नहीं लिया जाता। मैं ये नहीं कह रहा कि ये शत्रु है, मैं ये कह रहा कि किसी भी चीज को कमजोर नहीं समझना चाहिए, और कमजोर जहां पर हम समझते हैं तो हम कम ताकत से वार करते हैं, और कम ताकत से वार करते हैं और वो सामने वाला मजबूत निकला तो हम डह जाएंगे, और हमको डहना नहीं है, क्योंकि एग्जाम काफी सालों में आते हैं, और सालों की मेहनत के बाद ही आपके एग्जाम क्वालिफाई होते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे मुहावरे और लोकोक्तियां। इसमें ज्यादा कुछ समझने वाला नहीं रहेगा, इसमें आपको याद करने वाला रहेगा, लेकिन मैं आपको बहुत सारी चीजें ऐसी बताऊंगा जिससे आप प्रमुख मुहावरे लोकोक्तियों को ही पढ़ेंगे। मैं आपको बताऊंगा कौन से पढ़ने हैं, कौन से नहीं पढ़ने हैं, मुहावरे और लोकोक्तियों के बीच में क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंस होता है, और मुहावरे और लोकोक्तियों के बीच में पूरे डिफरेंस हम यहाँ पर समझने वाले हैं। उनको याद करने का तरीका और याद कैसे करना है, साथ ही में प्रैक्टिस भी आपकी यहाँ पर करवाई जाएगी। इसके बाद आता है एक टॉपिक जिसको कहते हैं पहेलियां। बोले बड़े सर, वाह वाह वाह, मजा आ गया, पहेलियां पूछोगे सर? हाँ, तो मैं यही पूछूंगा कि हरी थी रंग भरी थी, ठीक है,
और मोतियों से वो जड़ी थी और राजा तेरे बाग में दुशाला ओढ़े खड़ी थी। इस प्रकार से मैं पूछूंगा कुछ पहेलियां। बिल्कुल आप ऐसा ही सोच रहे हैं, तो हाँ, बिल्कुल ऐसे ही पहेलियां एग्जाम्स में भी पूछी जाती है। एक आध नंबर का आ जाता है कभी कभी पहेली। तो एक छोटा सा टॉपिक है, एक डेढ़ घंटे का टॉपिक रहेगा, 1 घंटे में आपका पहेली कवर हो जाएगा। और कुछ मैं आपको पीडीएफ और नोट्स भी दूंगा जिसके माध्यम से आप उनको पढ़ेंगे भी। तो पहेलियां बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, आपको इसमें इंटरेस्ट आएगा, बहुत मजा आता है। रस छंद की बात अगर बात करते हैं, जो मजा आने वाला है टॉपिक में, जिसमें हंसी आती है, वो पहेलियों में ही आती है। इसके बाद हमारा एक टॉपिक आएगा जो कि है सबसे बड़ा टॉपिक, हिंदी का सबसे बड़ा टॉपिक शब्द भेद है। अगर आपको हिंदी पर अपना कब्जा करना है, हिंदी पर अपनी धाक जमानी है कि हम हिंदी को चीर डालेंगे, फाड़ डालेंगे, तो आपको शब्द भेद पर आपको विशेष ध्यान रखना। शब्द भेद बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, शब्द भेद हम 4 प्रकार से पढ़ेंगे। कितने प्रकार से? 4 प्रकार। एक पहला प्रकार हमारा रहेगा स्रोत, इतिहास, उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। दूसरा हम पढ़ेंगे व्युत्पत्ति, रचना और बनावट के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तीसरा पढ़ेंगे हम रूप, प्रयोग, व्याकरणिक विवेचन के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। और चौथा पढ़ेंगे हम अर्थ की दृष्टि के आधार पर शब्द कितने प्रकार के। तो अगर हम पहला प्रकार देखते हैं कि स्रोत, इतिहास, उत्पत्ति के आधार पर हम शब्द पढ़ेंगे भाई 4 तरीके से और 5 तरीके से, 2 टाइप से हम पढ़ेंगे। इसमें कौन कौन से टाइप आते हैं, तो भाई एक तो आता है आपके तत्सम शब्द, दूसरे आते हैं आपके तद्भव शब्द, फिर आते हैं आपके देशज शब्द, और उसके बाद आते हैं आपके विदेशज शब्द। ये 4 तरीके के शब्द यहां पर पढ़ेंगे, स्रोत, इतिहास। दूसरा वाला जो आपका टॉपिक रहेगा व्युत्पत्ति, रचना और बनावट के आधार पर, यहां पर आपको मिलेंगे रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। ये 3 प्रकार के शब्द यहां पर पढ़ेंगे। उसके बाद तीसरा जो है रूप, प्रयोग और व्याकरणिक विवेचन के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो भाई 2 प्रकार के शब्द होते हैं। एक होता है आपका विकारी शब्द और दूसरे होते हैं आपके अविकारी शब्द। चौथा भेद हम पढ़ने वाले हैं जैसे है अर्थ की दृष्टि के आधार पर शब्द। तो इस ये भी हम 4 प्रकार से पढ़ेंगे, जिसमें से एक टाइप आता है आपका एकार्थी शब्द, दूसरा आता है आपका अनेकार्थी शब्द। एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, और यहीं पर हम पढ़ेंगे पर्यायवाची, पर्यायवाची, और इसी के साथ हम पढ़ेंगे विलोम शब्द। तो ये पूरा शब्दों वाला पार्ट है, यहाँ पर हम पूरे शब्द कवर करेंगे। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है और हर एग्जाम में इस टॉपिक से गारंटेड। जैसे देखिए, आप मान के चलिए एक टॉपिक, एक आपका तत्सम तत्व आ गया, ठीक है, एक आध विकारी आ गया, एक आध अनेकार्थी आ गया, एक विलोम आ गया, एक पर्यायवाची आ गया। कितने आते हैं? आएंगे आएंगे, एक मिनिमम मिनिमम बताए मैंने, अभी मैक्सिमम की बात ही नहीं हुई, मिनिमम 5 नंबर का टॉपिक है। मजा आ जाएगा, याद करना पड़ेगा, बहुत ही आनंद आएगा। याद करने का तरीका बताऊंगा, तरीका ऐसा बताऊंगा कि समझने वाला समझ जाओगे एक बार, और समझ गए तो बस याद हो गया। तो याद इस प्रकार से रखना है कि समझना है। याद तो हम रटना नहीं है, हमको रट गए तो काम खत्म हो गया। हमको रटना नहीं, हमको समझना, और समझ लिया तो मजा ही सा आ गया भाई साहब। तो यहाँ पर हम बात करेंगे पर्यायवाची शब्दों के बारे में। यहीं पर आपका पर्यायवाची शब्द है, विलोम शब्द क्या होते हैं, एकार्थक, अनेकार्थक, इनके बारे में बात करेंगे। और इनके पीडीएफ भी आपको मिलेंगे, नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, और इनको मैं आपको समझा भी दूंगा। इसके बाद आएंगे समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द, या हम कहते हैं समश्रुत शब्द, जो एक जैसे सुनने में या उच्चारण करने में एक जैसे लगते हैं, तो वो हम समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द कहेंगे, और इनको हम पढ़ेंगे, इनकी प्रैक्टिस भी हम करेंगे। फिर पढ़ते हैं हम वाक्यांश के लिए एक शब्द, मतलब कोई एक वाक्य दिया, उसके लिए एक शब्द मैं आपको दूंगा, वो आपको याद करने का रहेगा। ये याद करेंगे, मजा आएगा। जैसे मैंने कहा कि जिसकी बाहें उसके घुटनों तक जाती हूं, उसे क्या कहते हैं, तो सर क्या कहते हैं, ऐसा सोचोगे आप, सोच के फिर आप उत्तर लगाओगे, तो भाई उसको अजान हुआ हो गया। इसी प्रकार से कई सारे वाक्यांश के लिए एक शब्द बनते हुए नजर आते हैं। भाई जो कभी ना मरता हो, पढ़ा होगा आपने, जो कभी ना मरता हो, बिल्कुल सरल है, अमर। जो कभी बूढ़ा ना होता हो, अजर। तो इस प्रकार से जो है वाक्यांश के लिए एक शब्द होते हैं, उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, और उनके याद करने का प्रयास ऐसा ही रखेंगे कि क्लास में ही आपके याद हो। फिर पढ़ेंगे हम एक टॉपिक जो है पारिभाषिक शब्दावली। पारिभाषिक शब्दावली आपको जब आपका जॉब लग जाएगा, या फिर ऐसे शब्द आप समझ लीजिए, ऐसे शब्द जो सरकारी कार्यालयों में प्रयोग होते हैं,
या फिर अच्छे शब्द आप मान लीजिए कि पारिभाषिक शब्द जो अंग्रेजी के जो शब्द हैं उनका हिंदी में ट्रांसलेशन आपसे पूछ लिया जा सकता है, या हिंदी में आपको दिया जाए तो आपसे पूछा जाए कि इसका पारिभाषिक अंग्रेजी शब्द क्या होगा। मतलब कोई मैंने एक शब्द आपको दिया, मैंने दिया मेमोरेंडम, तो मेमोरेंडम का हिंदी में अर्थ क्या होता है, या मैंने आपको ऐसा दिया कि सूचना पत्र, अब इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे, तो ये पारिभाषिक शब्दावली के अंतर्गत आ जाते हैं। मैंने कहा रिट, मैंने कहा कि बेल, आप कहते हैं ना कि फिल्मों में देखा होगा कि भाई बेल कराने जाना है, इस टाइप से करके, तो भाई वो शब्द हैं, पारिभाषिक शब्द हैं। इन शब्दों का प्रयोग हमारे जो सरकारी कार्यालय हैं उनमें अधिकतम होता है, तो इनको विशेष रूप से आप ध्यान रखें। इनका इंग्लिश से हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी रूपांतरण पूछा जा सकता है। फिर हम पढ़ेंगे शब्द शक्ति टॉपिक को। शब्दों को समझने के लिए शब्द की शक्ति हमें बिल्कुल याद रखनी है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसको हम डिटेल डेप्थ में पढ़ने वाले हैं। फिर आता है आपका एक सरल सा टॉपिक जिसको हम कहते हैं विराम चिन्ह। अभी अगर आप किसी व्यक्ति से हिंदी का कुछ भी लिखवा लीजिए, वो सही तरीके से विराम चिन्हों को प्रयोग नहीं कर पाए। कहाँ पर अल्प विराम लगाना होता है, कहाँ अर्ध लगाना, कहाँ पूर्ण लगाना होता है, कहाँ अपूर्ण लगाना होता है, कहाँ प्रश्नवाचक, कहाँ विस्मयादि बोधक, कहाँ लाघव चिन्ह, कहाँ एक गहरा उद्धरण चिन्ह, कहाँ दोहरा उद्धरण चिन्ह, कहाँ पुनरुक्ति चिन्ह, कहाँ योजक चिन्ह, कहाँ पर व्युत्पादक चिन्ह। इस प्रकार से कई सारे चिन्ह हैं। हम लगभग 35 चिन्हों को, विराम चिन्हों को पढ़ने वाले हैं, और हर एक टॉपिक पर हर एक चिन्ह के बारे में जानकारी लेंगे कि भाई इस चिन्ह का प्रयोग किस किस स्थान पर होगा। भाई अल्प विराम का प्रयोग कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं, पूर्ण विराम का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, या फिर लाघव चिन्ह का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, पाद बिंदु का चिन्ह हम प्रयोग कहाँ करते हैं, एक गहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, तो इन पर हम चर्चा करने वाले हैं। फिर एक टॉपिक पढ़ेंगे, बहुत ही सरल है, इसका एमसीक्यूज जरूर करेंगे, वाक्य क्रमबद्धता, क्योंकि ये एमसीक्यूज के बिना नहीं आ सकता। वाक्य क्रमबद्धता में होता क्या है कि आपका एक क्वेश्चन दिया जाएगा, उस क्वेश्चन में आपको क्या दिया जाएगा कि कुछ एक वाक्य लिखा होगा ऊपर की तरफ कि राणा प्रताप ने इतने इतने सन में ये युद्ध लड़ा। फिर आपको उसका यहाँ पर एक ए कथन, ए बी कथन, सी कथन और डी कथन, 4 कथन दिए जाएंगे, फिर एक कथन लास्ट का लिखा रहेगा, यानी कि ये पहला कथन रहेगा और ये 6वें नंबर का कथन रहेगा। बीच में 4 कथन रहेंगे, इनके क्रम को हमें लगाना है कि पहले कौन सा आएगा, बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर सी आएगा, फिर डी आएगा। इस प्रकार से आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, उसको आपको ऊपर नीचे छांट के लगा देना है। कैसे लगाना है ये तो भाई आपको सीखना पड़ेगा और सिखाएंगे हम, और इसकी प्रैक्टिस भी करा देंगे। वाक्य क्रमबद्धता के बाद आता है रिक्त स्थानों की पूर्ति। जब आप संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, कारक और भी कई सारे टॉपिक हैं, पूरे टॉपिक जब आप कवर कर लेंगे, फिर आपका एक टॉपिक आता है रिक्त स्थानों की पूर्ति। इसमें आपका हिंदी व्याकरण से भी चीजें पूछी जा सकती हैं और अन्य टॉपिक से भी प्रश्न आएंगे, इसलिए इसको लास्ट में रखा गया है। इसको फिर से प्रैक्टिस से ही किया जा सकता है। तो जब हम इन सभी टॉपिक्स की प्रैक्टिस कर लेंगे, जो भी हमने पीछे देखे टॉपिक, उन प्रश्नों की प्रैक्टिस के बाद ही हम रिक्त स्थानों की पूर्ति को प्रैक्टिस के रूप में इसको कवर करेंगे। फिर हम पढ़ेंगे वाच्य टॉपिक को, छोटा सा टॉपिक है वाच्य, इसको भी हम कवर कर लेंगे। साथ ही में आएगा आपका रचना एवं रचनाकार। किस पुस्तक को किस रचनाकार ने लिखा है, सभी प्रकार के रचनाकार, कहानीकार, निबंधकार, उपन्यासकार, उन पर हम चर्चा करने वाले हैं। और आपका साथ ही में जैसे कि हमने एक टॉपिक पीछे देखा होगा, काव्य वाला टॉपिक, इस टॉपिक में हम काफी सारी चीजें रचनाकारों से भी संबंधित देखेंगे। इसी में आपका काव्य में ही खंड काव्य, महाकाव्य, आख्यानक, गीतियां इत्यादि इत्यादि कवर हो जाए। जब रचना एवं रचनाकार कवर हो जाएंगे, उसके बाद आपको हिंदी साहित्य के कुछ स्मरणीय तथ्य भी देखने को मिलेंगे कि हिंदी साहित्य में क्या क्या प्रमुख तथ्य रहे, जो हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सामान्य हिंदी में आते रहते हैं, बार बार रिपीटेड होते रहते हैं, उनको हम पढ़ेंगे। और अपनी तरफ से जो भी एक्स्ट्रा इन टॉपिक्स के अलावा सामान्य हिंदी में होगा, मैं आपको कवर करवा दूंगा, वो भी डीप, डिटेल, डेप्थ नॉलेज में। साथ ही में इनके नोट्स भी आपको प्रोवाइड हो जाएंगे और हर एक चीज आपको मिलने वाली है। इसके साथ ही आपको हमारे इस कोर्स में 2 फोल्डर मिलेंगे टेस्ट के अंदर। एक आपको फोल्डर मिलेगा टेस्ट नाम से, जिसमें आपको टेस्ट नाम के फोल्डर में आपको मिक्स टेस्ट मिलेंगे, यानी कि आप हर एक टॉपिक के क्वेश्चंस को उस मिक्स टेस्ट के अंदर या टेस्ट वाले फोल्डर में देख सकते हैं। दूसरा आपको फोल्डर मिलेगा जिसमें होगा क्विज नाम से। क्विज में हर एक टॉपिक का क्विज रहेगा। जैसे विलोम शब्द का एक टेस्ट है, तो भाई पता चल रहा विलोम शब्द के हमने 30 प्रश्न आपसे
एमसीक्यूज के माध्यम से पूछ लिए कि भाई आपको विलोम शब्द बताने हैं या पर्यायवाची बताने हैं। तो इस प्रकार से क्विजेस भी होंगी, टेस्ट भी होंगे, छोटी छोटी क्विज होंगी 33 क्वेश्चन की, 15-15 क्वेश्चन की, 20-20 की, 50-50 की। टेस्ट रहेंगे 70 क्वेश्चन का, कभी 50 क्वेश्चन का, कभी 100 क्वेश्चन का। तो इस प्रकार से आपको टेस्ट और क्विजेस लगातार कंटिन्यू मिलती रहेगी। इसके माध्यम से आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है, यहां पर क्लास लेते समय आपको आपके नोट्स जो है प्रॉपर बनाने, नोट्स आपको प्रॉपर बनाने हैं, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना। मैं क्लास में भी आपको बताते जाऊंगा कि किस प्रकार से आप नोट्स बना सकते हैं। नोट्स का विशेष ध्यान रखें। आप चाहें तो आप अपने शॉर्ट नोट्स बनाने का ही प्रयास करें, ज्यादा चीजें ना लिखें, जो इंपॉर्टेंट बातें होती हैं वही लिखा करें, और जो फालतू की बातें हैं उनको ना लिखें तो ही ठीक है। जैसे मैं अगर आपको छंद टॉपिक पढ़ा रहा हूं, उसमें मैंने आपको एक किसी भी छंद के 10 उदाहरण बताए या 15 उदाहरण बताए, तो आपको 10 या 15 उदाहरण लिखने की जरूरत नहीं है, या 5 उदाहरण लिखने की भी जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ 2 उदाहरण लिख लेने हैं। लेकिन आपको वो समझ लेना है कि भाई छंद को पहचानते कैसे हैं, रस को पहचानते कैसे, अलंकार को पहचाने कैसे, कि कौन सा अलंकार है इसके अंदर, पहचानने का तरीका हमारे अंदर आ जाए। नहीं तो उदाहरण तो हजारों लाखों हैं, उदाहरण तो भाई हजारों लाखों हैं, हमको बस तरीका पता होना चाहिए। ध्यान रखिए ना, आपको प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। नोट्स नहीं भी बनाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर आप अपने प्रॉपर नोट्स बनाते हैं तो आपको फायदा आपको एंड में अंततः जरूर मिलेगा। क्लास में आपको कंटिन्यू बने रहना है। क्लास बिल्कुल कोई भी, अगर बेसिकली मेरा तरफ से मैं अपना फुल 100% एफर्ट देता हूं कि किसी छात्र को मेरे तरफ से क्लास में बताए हुए में से कोई भी डाउट आता नहीं है। जैसे कि मैं अनअकैडमी पर मैं बता चुका हूं कि अनअकैडमी पर मैं पढ़ा चुका हूं, और कभी भी लाइव क्लास में भी कोई डाउट नहीं आता था। मैं प्रयास करूंगा कि डाउट ना आए, लेकिन हो नहीं सकता कि डाउट ना आए। डाउट अगर आपका आता है तो आप अपने डाउट जो है चैट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो चैट के माध्यम से आप मुझसे डाउट क्लियर कर सकते हैं, और कंटिन्यू आप हमारे साथ बने रहिए। पेपरलेस स्टडी के साथ सभी लोगों को ऐड करवाइए, सभी लोगों को जोड़िए, अपने सभी फ्रेंड्स को, फैमिली मेंबर्स को, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा इत्यादि इत्यादि जगह पर, फेसबुक जो भी आप यूज करते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, उन पर पेपरलेस स्टडी प्लेटफॉर्म को शेयर जरूर करें कि भाई एप्लीकेशन पर ऐसा ऐसा कोर्स चल रहा है। या फिर आप अपने अलग अलग संस्थानों में जहां पर जाते हैं, जो कोई अगर आपसे सजेशन मांगता है, अगर आपको अच्छा लगता है देन आप शेयर जरूर करिएगा। इसके अलावा मैं आपको 3 चीजें और बता देता हूं, 3 से 4 प्रमुख चीजें जो आपको बहुत ही ज्यादा काम में आने वाली है। 3 प्रमुख बातें हैं जो हम इस कोर्स में भी कवर कर रहे हैं। पहली बात तो यह है कि आपको डिटेल में हर एक चीज पढ़ना है, जो कि मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। डिटेल में पढ़ना है, पहला ही पॉइंट ये है कि डिटेल में पढ़ना है, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। नोट्स आपको यहाँ पर पीडीएफ के रूप में मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे नहीं, अगर आपको नहीं बनाना है नोट्स, आप खुद के नहीं बनाते हैं, तो हम आपके लिए नोट्स प्रोवाइड करा देंगे। लेकिन वो नोट्स आपके ऑनलाइन ही रहेंगे, आप जब तक कोर्स में बने रहेंगे तो आपको वो नोट्स शो होते रहेंगे। तो डिटेल क्लास में आपको खुद के नोट्स जरूर बना लें, ये मेरा आपके लिए सजेशन रहेगा। स्वयं के नोट्स बनाएं, उससे अच्छा लगता है पढ़ने में। और हो सके तो 2 से 2 कलर के पेन या 3 कलर की पेन्स का यूज करें, जिससे वो आकर्षक लगे, क्योंकि आकर्षक नोट्स पढ़ने में हमें बार बार रिवीजन करने में भी आनंद मिलता है, अच्छा लगता है। दूसरी बात क्या है, डिटेल नोट्स बन जाए तो आपको करना क्या है, डिटेल नोट्स सारा पूरा आपका टॉपिक कवर हो जाएगा, सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। उसके बाद आपको उनका रिवीजन करना है। एक आप अपनी आदत बना लेना कि भाई मुझे हर 14 दिन में रिवीजन करना है, या हर 30 दिन में मैं एक बार हिंदी को रिवीजन करूंगा ही करूंगा, या करूंगी ही करूंगी। तो रिवीजन करने का आप एक शेड्यूल बना लें कि भाई मैं संडे को रिवीजन करूंगा, या 14 दिन में रिवीजन करूंगा, या 30 दिन में रिवीजन करूंगा, या फिर मैं हर 7 दिन में 5 टॉपिक कवर करूंगा रिवीजन करने के लिए, या फिर जो भी आप अपना चाहें वो बना जरूर लेना। ये 2 चीजें बता चुका हूं। तीसरी चीज ये है कि आपको यहाँ पर टेस्ट मिलेंगे, टेस्ट मिलेंगे और क्विज़ मिलेंगी। प्रैक्टिस के लिए मैंने क्या क्या देने वाला हूं मैं आपको, एक तो आपको टेस्ट देने वाला हूं, और दूसरी आपको क्विज देने वाला हूं। और बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, बहुत सारे प्रश्न, आप गिन नहीं पाएंगे इतने सारे क्वेश्चन, अनलिमिटेड क्वेश्चन आपको मिलेंगे। टेस्ट और क्विजेस में आपको करना क्या है कि जब आप टेस्ट दें और क्विज दें तो पूरा मन लगा कर दें, 100% एफर्ट देकर कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है सोच कर दें, प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और उसका आंसर दें। इसके बाद आप जब टेस्ट के सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, करने के बाद आप टेस्ट को क्या करेंगे, सबमिट कर देंगे। और जब जैसे ही टेस्ट सबमिट हो जाता है, उसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर
व्यू सॉल्यूशन का। हमारे एप्लीकेशन पर ये उपलब्ध है। व्यू सॉल्यूशन का जो है आपको ऑप्शन मिलेगा, और व्यू सॉल्यूशन पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपको हर एक क्वेश्चन का डिटेल में जानकारी मिल जाएगी कि डिटेल सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। जैसे आपने कोई क्वेश्चन किया, क्वेश्चन के बाद आपका अगर आंसर सही है तो भी उस क्वेश्चन को देखिए, उसका सॉल्यूशन देखिए, गलत है तो ध्यान से देखिए, क्यों कि जो गलतियां हम करते हैं उन्हीं गलतियों से सीखेंगे। बार बार गलती करेंगे, बार बार सीखेंगे, और धीरे धीरे गलतियों से सीख सीख के हम अपनी स्किल को, अपने स्कोर को बूस्ट करेंगे, स्कोर को मजबूत करेंगे। देखिए आपका कौन सा टॉपिक कमजोर है, उसको बार बार रिवीजन कीजिए, बार बार प्रैक्टिस उसी टॉपिक की कीजिए। ये काम आपको करना रहेगा, तो ध्यान रखें। इसके साथ आपको यहाँ पर आपको आपकी रैंक मिल जाएगी कि आपने कितना रैंक हासिल किया है, आपने कितना स्कोर हासिल किया है, आपका कौन सा क्वेश्चन सही हुआ है, कौन सा क्वेश्चन आपका रॉन्ग हुआ है। तो ये सारी बातें आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली है हमारे इस कोर्स के अंदर। तो आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, पीडीएफ भी मिल जाएंगी, डिटेल क्लास भी मिल जाएगी, रिवीजन भी आपको करना है, प्रैक्टिस भी आपको करना है। हिंदी में आपको सारा का सारा बंच आपको यहाँ पर मिलने वाला है। कोर्स को सभी लोग शेयर जरूर कर देना, और कंटिन्यू पेपरलेस स्टडी के साथ बने आपको रहना है। और बाकी बातें हम अपनी क्लासेस में करते रहेंगे, लगातार चीज़ों को सीखते रहेंगे। बस आपको 3-4 चीज़ें जो मैंने बताई हैं कि नोट्स प्रॉपर बनाने हैं, रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करना है, इनके अलावा कुछ नहीं करना है। ज़्यादा के चक्कर में मत रहना कि ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है, बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है कि बाल की खाल निकालने वाला नहीं। हमको पीएचडी नहीं करनी है, इस बात का विशेष ध्यान करना। हमको पीएचडी बिल्कुल नहीं करनी है, हमको वो करना है जिससे हमारे एग्जाम में 100% मार्क्स आ जाए। हमको सिर्फ 100% मार्क्स चाहिए, पीएचडी करने के लिए पूरी जिंदगी डली है, सो करते रहना। हमको अभी एग्जाम क्वालिफाई करना है, हमें अभी जॉब लेना है। तो जॉब लेने के अनुसार एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, हम उसको कैसे क्वालिफाई करें, हमें वो सीखना है। तो इस बात का ध्यान रखना और कंटिन्यू हमारे साथ बने रहना। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस सेशन के लिए इतना ही, और हम अपना अगला सेशन जल्द ही आपके पास यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो कंटिन्यू आप हमारे साथ बने रहिए, और सभी के साथ पेपरलेस स्टडी को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।